फर्स्ट चैप्टर ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, देखो बच्चे, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ने जाएंगे, इट में भी एनी चैप्टर, फर्स्ट हम लोग उसका जो हेडलाइंस है, उसका जो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स है, मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसा है जिसका वो टॉपिक का जो हेडलाइन, उससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक का अंदर एक्चुअली है क्या। वी विल गेट अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। ओके, लेट अस सी द टू वर्ड इन दिस चैप्टर। मेनली two word is present, one is reproduction, another one is organism. Okay, ये चैप्टर पूरा हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। और तुम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन दोनों तरीका का होता है, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज्यादा हिट देंगे। और एक टर्म है देखो, ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग्स। ये ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग बींग्स को बोलता है, जिसके अंदर लाइफ है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके बाबू, तो ऑर्गेनिज्म क्या चीज है? जिसके अंदर लाइफ है, जिंदगी जिसके अंदर है। अगर बांग्ला में बोला जाए तो प्राण जार मध्य आछे, जार मध्य प्राण आछे, ताकि हमरा ऑर्गेनिज्म बोली। ओके, सो लाइफ मीन्स, अगर इफ वी राइट दिस इन बंगाली लैंग्वेज, देन प्राण, वेयर देयर इज लाइफ वी कैन से दैट इज वन ऑर्गेनिज्म। That means organism is actually living। और अगर तुम याद करोगे कि देखो हमारा 11 का, जब हम लोग 11 में पहले पढ़ना स्टार्ट किए थे, तब एकदम फर्स्ट जो चैप्टर था उसका नाम यही था, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या चीज है, उस चैप्टर में दिया हुआ था। देखो ये हमको देखो, आई एम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आई एम डेड। एक डेड बॉडी कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। वो ऑर्गेनिज्म था पहले, लेकिन अभी ऑर्गेनिज्म नहीं है। अभी वो एक सब्सटेंस बन गया होगा। ओके, ধরো আমি মারা গেছি, তো মারা যাওয়ার পরে যে ডেড বডি, সেই ডেড বডিটা কিন্তু আর লিভিং নেই। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ কিন্তু এটা লিভিং। তো এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ান ডেড বডি एंड वन लिविंग मैन, मैं अभी जिंदा हूं, तो मेरे साथ अगर मेरा डेड बॉडी, इफ यू इमेजिन, उसके साथ क्या डिफरेंस है? क्या ऐसा होगा कि हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, हमारा लिवर प्रेजेंट नहीं रहेगा? ऐसा नहीं, हर एक चीज प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ एक चीज प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो है एटीपी, जो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी का जो साइकिल है, एक डेड बॉडी में एब्सेंट रहेगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का लेकर जो मेटाबॉलिज्म वो सब होता है, लेकिन डेड बॉडी में एनर्जी तुमको एब्सेंट मिलेगा। ओके, तो तुम सब लोगों को तो पता ही है कि आइंस्टाइन वो एक थ्योरी दिया था, ओके, एनर्जी के बारे में। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो ये लाइफ और लिविंग, अगर मेन क्राइटेरिया बोलो कि लिविंग के अंदर क्या चीज है, तो हम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी मे से दैट कि लिविंग, इसके अंदर एनर्जी है। और आइंस्टाइन को थोड़ा सा याद करो कि आइंस्टाइन क्या बोला था। आइंस्टाइन जो फेमस इक्वेशन दिया था, दैट इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यू ऑल नो एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दिस m is actually mass, denotes mass, and you know that the unit of the mass is gram. So if you write this grm, grm होता है ग्राम, लेकिन एक को हम लोग ओमिट कर दिया, ग्राम c स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स grmcc। ओके, सो इक्वल्स टू क्या हुआ? grmcc। इफ दिस E इज लाइफ, देन व्हाट विल बी द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग? लिविंग बीइंग्स के अंदर तुम लोगों को क्या कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेगा? ये 5 कैरेक्टर्स मिलेगा। देखो, थोड़ा सा आइंस्टाइन के साथ मिलके हम लोग इसको याद में रखेंगे। ओके, हियर देखो, ये G से तुमको मिलेगा ग्रोथ। ग्रोथ देखने के लिए हम लोगों को मिलता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज ग्रोथ। ओके, R से रिप्रोडक्शन। This M is for metabolism.
वन सी विल डिनोट फॉर कंसासनेस। ओके, कई भी लिविंग बीइंग का एक बहुत अहम कैरेक्टर होता है उसका कंसासनेस। अगर बांग्ला में बोला जाए तो उत्तेजनाয় সাড়া দেওয়া, और যে সচেতনতা, কোনো उत्तेजनाয় সাড়া দিতে শুধুমাত্র জীবই পারে, এটা তোমরা জানো। ओके, सो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कंसासनेस, आवर एनसीईआरटी लैंग्वेज, राइट डाउन दिस कंसासनेस। और एक देखो कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग में दिखाई जाती है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है, तुम सबको पता है बच्चों कि सेल जो होता है वो लाइफ का, कई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये लाइफ में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो, दीज आर द बेसिक 5 कैरेक्टर्स विच इज सीन इन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको याद करने के लिए हम लोग आइंस्टाइन के साथ थोड़ा सा टाइप करेंगे। ओके, कि आइंस्टाइन बोला था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, m डिनोट्स फॉर मश हुज यूनिट इज ग्राम। ग्राम का एक्चुअली स्पेलिंग होता है GRM, लेकिन एक को हम ओमिट कर दिया, GRM ग्राम लिख दिया। ओके, आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का लैंग्वेज में ग्राम, GRM C स्क्वायर, C स्क्वायर मीन्स डबल C। यहां से हम लोगों को मिलेगा ग्रोथ नंबर 1, 2 रिप्रोडक्शन, 3 मेटाबॉलिज्म, 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 5 कंसासनेस। ये देखो हमारा 11 वाला चैप्टर है कि ऑर्गेनिज्म किसको बुलाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म में इन सब चीज मिलेगा, दीज आर द कैरेक्टर्स। वहां और एक चीज हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर में कि देखो इतना सारा कैरेक्टर्स है, लेकिन ये ग्रोथ का दोनों टर्मोलॉजी होता है। ग्रोथ दोनों टाइप का हो सकता है। वन हो सकता है कि इंक्रीज इन मास, अगर किसी चीज का मास बढ़ जाए तो हम बोल सकते हैं कि उसका ग्रोथ हुआ है। और एक हो सकता है इंक्रीज इन नंबर, अगर किसी का नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे सोचो कि सेल का नंबर बॉडी में इंक्रीज हो गया, तो वो भी एक टाइप का ग्रोथ होता है। अगर इस पॉइंट को पकड़ लिया जाए कि इंक्रीज इन मास, इसको अगर कंसीडर किया जाए तो देखो एक माउंटेन, एक बोल्डर्स, उन सब लोगों का भी ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ लिविंग बीइंग का और ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन देखो कि कोई एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई न्यू ऑफस्प्रिंग मार्केट में आए। अगर किसी ने किसी बच्चा का जन्म नहीं दिया होगा तो उसका कई रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हुआ होगा, जैसा तुम लोग भी अभी कभी रिप्रोडक्शन नहीं किया होगा। ओके, तो ऐसा कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और सोच लो कि म्यूल जो होता है हॉर्स और एस का हाइब्रिड से, म्यूल भी कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा करके हम अगर देखेंगे तो हमारा जो डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वो कौन सा होगा? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ अगर हम ढूंढने जाएंगे तो फिर से याद करने के लिए हम लोग आइंस्टाइन से थोड़ा सा टाई अप करेंगे। यहां देखो आइंस्टाइन क्या बोला था, इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये जो c स्क्वायर है ये दोनों लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। c स्क्वायर से क्या है बाबू? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। तो ये दोनों होगा डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो हमको अगर लाइफ बोले तो हम ये इक्वेशन याद करेंगे, इक्वल्स टू GRM CC, इनमें से जो C है दोनों, ये दोनों है डिफाइनिंग कैरेक्टर। वन इज कंसासनेस, अनदर वन इज सेल और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लिए कि ऑर्गेनिज्म क्या चीज है, और रिप्रोडक्शन कोई भी नॉन ऑर्गेनिज्म में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देगा। लेकिन इसका उल्टा वाला सही नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी दिखाई देगा तब भी हम उसको ऑर्गेनिज्म बोल के मानेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर है इसमें रिप्रोडक्शन के एक बहुत बड़ा और अहम कैरेक्टर हम लोगों को याद करने का है कि रिप्रोडक्शन इज वन कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग बट इट इज नॉट वन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ओके, कैन यू रिमाइंड दिस? चलो लेट अस स्टडी राइट नाउ अबाउट रिप्रोडक्शन।
चलो अभी हम लोग देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या चीज है. दिस इज वेरी कॉमन, यू ऑल नो दिस. अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेंबर इट अगेन. ओके, चलो हम लोग रिप्रोडक्शन क्या चीज है थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. रिप्रोडक्शन को अगर बांग्ला में लिखा जाए तो ये होता है जनन. जनन की जिनिस তোমরা সবাই জানো. ओके, और एनसीईआरटी में जैसा डेफिनेशन दिया गया है ऐसा डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे. एनसीईआरटी में क्या है देखो कि रिप्रोडक्शन क्या चीज है. पहले ही बोला कि रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में होगा. कई नॉन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसी सब्सटेंस का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो ऑर्गेनिज्म का अंदर होगा. इसका मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन is defined, write down according to NCERT. You can also see these lines from NCERT because you all know that in NEET exam NCERT is very important one book and more than 70% of the questions will come from NCERT directly. You all know this. So to crack NEET, NCERT is must. So we will go through our preparation, we will continue our preparation based on NCERT. Okay, कभी कभी क्या होता है कि NCERT ना पढ़ के दूसरा बहुत सारे बुक पढ़ने के वजह से भी बच्चों को नीट नहीं मिलता, ऐसा कभी कभी होता है. तो वो हम लोग नहीं करेंगे. इसका एक डिफाइंड सिलेबस है, इसका एक डिफाइंड बुक है, तो बायोलॉजी का प्रिपरेशन हम उसमें करेंगे. और जो भी डेफिनेशन बोले, पिक्चर्स बोले, कुछ भी हम लोग एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. ओके, तो चलो रिप्रोडक्शन is defined as a biological process. ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है, শুধুমাত্র জীবের মধ্যেই এটা হবে. জীব ছাড়া আর কারো রিপ্রোডাকশন হয় না. এই যে পেন দেখো, তুমি যদি যুগ যুগ ধরে এই পেনটাকে তোমার বাড়িতে রেখে দাও, একটা পেন থেকে দুটো পেন হবে না. তুমি যদি এই পেনটাকে বাড়িতে রেখে দাও যুগ যুগ ধরে, তাহলে কিন্তু একটা পেন থেকে কোনোদিনই দুটো পেন হবে না. ওকে, বিকজ দিস ইজ নট অ্যান অর্গানিজম. কিন্তু যদি কোনো একটা জীব কে তুমি রেখে দাও কোনো একটা জায়গায়, সে তার নাম্বার বাড়াতে পারে. যদি সেক্সুয়াল হয় তো মেল ফিমেল অপোজিট সেক্সকে রাখতে হবে. যদি অ্যাসেক্সুয়ালি প্রডিউসিং হয় তো কোনো একটা অর্গানিজম রাখলেই মোটামুটি রিপ্রোডাকশন হতে থাকবে. বুঝেছো, তার নাম্বার বাড়তে থাকবে. তো रिप्रोडक्शन इज वन बायोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें होता क्या है, इन विच an organism gives rise to a young ones. okay, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलेंगे. रिप्रोडक्शन का साइन ये है, व्हाटएवर मे बी द प्रोसेस, बट साइन ये है कि देखो एक नया ऑर्गेनिज्म मार्केट में एंट्री होना चाहिए, एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना चाहिए. व्हाटएवर मे बी द प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस हो जाए, अगर हमारा इस यूनिवर्स में एक नया ऑर्गेनिज्म का एंट्री हुआ तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलेंगे. ओके, कुछ भी. तो देखो इन बांग्ला आई एम टेलिंग यू वन स्टोरी. कुछ कुछ डिजीज में क्या होता है कि आदमी का ये जो मुख है, माउथ, नोज, और कभी कभी अक्सर मैक्सिमल टाइम में क्या दिखाई जाता है कि विथ स्टूल फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभी देखबे তোমরা যে কৃমি বেরিয়ে আসছে নাক দিয়ে, কৃমি বেরিয়ে আসছে দেখবে কারণ নাক দিয়ে কখনো কখনো ডিজিজের কারণে. তো তাহলে আমার বডিতে দেখো আমি একটা অর্গানিজম ছিলাম, একটা কৃমি আমার বডি থেকে বের হলো কোনো কারণে, তাহলে কি এটা রিপ্রোডাকশন? এটা কিন্তু রিপ্রোডাকশন নয়. বা দেখবে অনেক মানুষেরই মাথায় প্রচুর উকুন পাওয়া যায়. তো দেখো আমি একটা অর্গানিজম, এখান থেকে আরো অর্গানিজম, আমি তো বললাম যে একটা নতুন অর্গানিজমের ইন্ট্রোডাকশন যদি মার্কেটে হয় তাহলে সেটাই হবে রিপ্রোডাকশন. তো উকুনগুলো মোটামুটি আমাদের মাথাতেই খেয়ে দিয়ে বড় হয়, তো সেটা কি রিপ্রোডাকশন? দ্যাট ইজ নট রিপ্রোডাকশন. যদি একটা ধরো গরু একটা হনুমানের জন্ম দেয়, বা ধরো একটা হনুমান একটা হাতির জন্ম দিল, বা ধরো একটা হাতি পিঁপড়ের জন্ম দিল, বা পিঁপড়ে হাতির জন্ম দিল, বা ধরো একটা সাপ
ব্যাঙের জন্ম দিল, ব্যাঙ মাছের জন্ম দিল, এরকম করে রিপ্রোডাকশন হয় না। রিপ্রোডাকশন করে যে নিউ অফস্প্রিংটা আসবে না, this young ones, this new offspring, this must be similar to itself, ये अपना पैरेंट जैसा होगा, ओके, similar to itself, write down this, it will be similar to itself. तो हम लोग अभी देखो एक पिक्चर के थ्रू ये डिपिक्ट करने का कोशिश करेंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म था। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ही लिखो कि ये एक ऑर्गेनिज्म था ह्यूमन, इसका एक छोटा सा नन्ही सा मुन्नी सा बच्चा हुआ, उसको थोड़ा सा रेड कलर में लिखो, ये छोटा होगा ऑब्वियसली, उसका माता और पिता जैसे बड़ा नहीं होगा, तो दिस इज द ऑफस्प्रिंग राइट नाउ। ये ऑफस्प्रिंग मार्केट में आने के बाद क्या करेगा, फर्स्ट टर्म ग्रो करेगा, ये समझा, आने के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, इट विल ग्रो, ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद अपना पेरेंट जैसे बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और देखो ये फिर रिप्रोडक्शन करेगा, ये खुद फिर रिप्रोडक्शन करेगा। So after reproduction, one offspring, it grows, it mature, and in turn it again reproduces. तो देखो इस तरह एक साइकिल होता है हमारा टोटल बायोलॉजिकल सिस्टम में। हमारा इधर बर्थ होता है, ओके, उसके बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन होता है, एंड एक दिन ये ऑर्गेनिज्म इट विल डाई, इसका मृत्यु हो जाते हैं, ओके, एंड इसका डेथ हो जाते हैं। ये एक साइकिल है। देखो एक ऑर्गेनिज्म बात हुआ उसका, ग्रोथ हुआ उसका, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन हुआ इसका मतलब क्या बोलो तो कि ये इसका एक छोटा सा कॉपी धरती में छोड़ के गया। अगर रिप्रोडक्शन करने के पहले ये मर गया तो बांग्ला में बोलता है कि और वंशे प्रदीप देवार लोग किंतु থাকবে না। বুঝতে পেরেছো? তো বার্থ, গ্রোথ, ডেথ ওর পূর্বে যদি ও রিপ্রোডাকশন করে থাকে তাহলে কিন্তু ওর যে জেনারেশন, বংশ পরম্পরা সেটা কিন্তু টিকে থাকবে এবং দুনিয়াতে ওর নাম নেওয়ার জন্য কেউ থাকবে, ওর লিনিয়েজটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেউ না কেউ থাকবে। তাহলে দেখো सपोज फॉर एग्जांपल आजकल तो मार्केट में स्ट्राइक का युग है, बहुत सारे चीजों के लिए स्ट्राइक होता है, इसके लिए स्ट्राइक, उसके लिए स्ट्राइक, उसके लिए स्ट्राइक। अगर सोचो कि सारे ह्यूमन बींग्स जितना है हमारा इस अर्थ में लगभग 720 से 50 करोड़ होगा, सब लोग स्ट्राइक कर दिया। क्या स्ट्राइक क्या कि ना हम लोग आज से रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा बोलो? जितना आदमी है जब मर जाएगा इस धरती में और कोई होमो सैपियंस बोल के स्पीसीज नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ भी ऑर्गेनिज्म, कई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस बारे में फिक्स्ड रहे, स्ट्राइक कर दिया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो उसका स्पीसीज, वो स्पीसीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ओके, वो खत्म हो जाएगा पूरा। तो इस दुनिया में टिके रहने के लिए, अपना जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो रिप्रोडक्शन एनेबल्स स्पीसीज कंटिन्यूटी। हम क्या बोल सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन enables species continuity, ओके। देखो आज ह्यूमन बींग्स हम लोग इधर है, आज से 500 साल पहले भी हम लोग थे, 1000 साल पहले भी थे, 2000 साल पहले भी थे, 2 करोड़ साल पहले भी शायद थे, ओके। तो ये जो हमारा स्पीसीज का कंटिन्यूएशन, इसका रीजन है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया होता हमारा पूर्व पुरुष लोग जो, तो हम लोग आज ये मार्केट में नहीं होता। तो ये रिप्रोडक्शन
enables species continuity generation after generation. Generation after generation. Okay, पॉज करो. चलो अभी हम लोग देखेंगे कि various types of reproduction. We all know that reproduction is basically two types. Okay, reproduction, if we write down this, reproduction is basically two types. One is sexual, another one is asexual. Okay, so किसी एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा, मतलब उसका मोड क्या होगा, ये कौन सा फैक्टर्स डिफाइन करते हैं. बेसिकली देखो कि इन आवर अर्थ 3 हैबिटेट हो सकता है. एक वो वाटर पे है, एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है कि सब जगह, कस्मोजोइक, सब जगह हो सकता है. पहले बात कि उसका हैबिटेट, वो कहाँ रहता है. जैसे देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो मूव नहीं कर सकता है, उसका जो मेट, वो मेट के साथ वो मीट नहीं कर सकता है. ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है देखो कि प्लांट कैन नॉट मूव जनरली, तो उसका मेट के साथ, उसका ऑपोजिट सेक्स के साथ उसका कनेक्शंस कैसे होता है, थ्रू डिफरेंट एजेंट्स. इट मे बी एयर, इट मे बी वन ऑर्गेनिज्म, ओके, इट मे बी बर्ड्स, इट मे बी इंसेक्ट्स, ऐसा होता है. तो एक ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट, उसका जो इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं. एंड सेवरल अदर फैक्टर्स जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करेगा. तो एनसीईआरटी में जो दोनों पॉइंट्स लिखा हुआ है, वो दोनों पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं कि देखो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इसका इंटरनल फिजियोलॉजी, and several other factors, ये सब लोग कलेक्टिवली, सब एक साथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअली या एसेक्सुअली. अभी सवाल बनते हैं देखो कि ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो मेन डिफरेंस है, ये वेस्ट ऑन विच क्राइटेरिया, किसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सेक्सुअल बोलेंगे, क्या उसका कैरेक्टर होगा, और एसेक्सुअल उसका भी कैरेक्टर्स क्या होगा. पहले ये लिखो बच्चा कि देखो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इस दोनों मोड्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन. ओके, सो दिस इज डन बाय नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन नंबर of organism involved. अगर रिप्रोडक्शन में, एक सिंगल रिप्रोडक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, मतलब नंबर ऑफ पेरेंट्स अगर 2 होगा, नंबर ऑफ पेरेंट, इफ इट इज 2 देन इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड अगर कोई एक रिप्रोडक्शन का पेरेंट का नंबर एक ही है, मतलब उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म का दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ छोड़ के ही ओके रिप्रोडक्शन हो जा रहा है. जैसे देखो ईस्ट का होता है, हाइड्रा का होता है, एक हाइड्रा है, उसका बार्ड होता है, वो बार्ड फिर से एक नया हाइड्रा बना सकता है, उसमें दूसरा हाइड्रा का कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो हम खुद कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ वन फीमेल पार्टनर, और एक फीमेल भी कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ वन मेल पार्टनर. ओके, सो अगर नंबर ऑफ पेरेंट्स 2 होगा इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इफ द नंबर ऑफ पेरेंट it is 1 then it will be asexual reproduction. Okay, now let us broadly discuss about the different features of sexual and asexual reproduction. Okay, देखो ये sexual reproduction, okay, sex, this word is very much familiar nowadays.
If you ask any common people, what does sex means? अगर किसी भी कॉमन आदमी को तुम पूछोगे कि सेक्स क्या है, इसका जो बंगाली है, और बंगाली में और हिंदी में भी हो सकता है शायद, मिलन, सेक्स बोले तो मिलन, वो आदमी बोलेगा। ऑब्वियसली सेक्स में मिलन होता है, मिलन मीन्स फ्यूशन, ओके। इसका जो बायोलॉजिकल टर्म दैट इज फ्यूशन। ये मिलन किसके अंदर होगा, दैट इज वन क्वेश्चन, वी हैव टू क्लैरिफाई इट, ओके। देखो पहले हम लोग पढ़ चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड मस्ट बी 2। तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखते हैं हम लोग, इन्वॉल्व्ड, इट इज 2। तो ये जो मिलन सेक्स, ये किसके अंदर होगा? अगर कई भी नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट से तुम पूछो कि ये मिलन किसके अंदर होता है, तो वो बोलेगा भाई दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे नॉर्मली अगर किसी को पूछा जाए कि भाई ये सेक्स कैसे होता है, वो बोलेगा कि एक फीमेल एक मेल दोनों आपस में कुछ, वो कहानी तो तुम लोगों को पता ही है, ये उनको सेक्स बताते हैं, वाकई ऐसा होता है। लेकिन बायोलॉजी में इधर जो सेक्स मतलब हम लोग मिलन फ्यूशन लिख रहा है, ये फ्यूशन ऐसा मस्ट नहीं है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट, दोनों ऑर्गेनिज्म का पार्ट रहना चाहिए, कि दोनों ऑर्गेनिज्म का ही मिलन होना चाहिए। ये जो फ्यूशन इधर हम लोग लिखेंगे मेनली, ये सेक्स बोले तो मिलन, फ्यूशन, दिस इज एक्चुअली फ्यूशन ऑफ गैमेट, रिमेंबर दिस। सो इधर फ्यूशन ऑफ गैमेट। अगर इंडिविजुअल वो फ्यूशन में अपना रोल ना करे फिर भी होगा, क्योंकि तुम सब लोगों को पता है आजकल स्पर्म बैंक मिलता है जहां स्पर्म स्टोर किया जा सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, ओवम बैंक भी मिलता है। तो सोचो अगर एक स्पर्म बैंक से स्पर्म ले लिया, एक ओवम बैंक से ओवम ले लिया, लेने के बाद हम लोग इन दोनों का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कर सकता है, कोई एक ट्यूब में कर सकता है, करके हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकता है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, हम लोग लिख सकते हैं इधर, ये जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इधर देखो दोनों गैमेट का मिलन हो रहा है, ओके। इधर वो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत लिमिटेड है, तो इधर जो फ्यूशन मिलन का बात हम लोग करेंगे वो दोनों गैमेट्स का है। और ये भी सबको पता है कि देखो अगर हम लोग दोनों मेल गैमेट्स ले लिया, फॉर एग्जांपल दोनों ही मेल गैमेट्स ले लिया, दोनों स्पर्म ले लिया, तो इनका कोई फ्यूशन नहीं होगा। दोनों ही अगर फीमेल गैमेट ले लिया, इनका भी कोई फ्यूशन नहीं होगा। तो दोनों गैमेट्स हम लोगों को चाहिए, फिर भी वो अपोजिट सेक्स का चाहिए, सेम सेक्स का गैमेट का मिलन नहीं होता है, ओके। फ्यूशन ऑफ गैमेट, फ्यूशन ऑफ गैमेट ऑफ टू अपोजिट सेक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं, ओके। और देखो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको एक कहानी बताते हैं। सोचो कि देयर इज अ ह्यूमन बीइंग, यहां एक आदमी है, एक जन আছে जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल बुलबुल, ओके। ये मेल है। और सोचो और एक है इधर, ये फीमेल है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं कि बुलबुली, ओके। तो अभी ये बुलबुल एक पैरेंट, बुलबुली एक पैरेंट, ये यहां से अपना गैमेट स्पर्म देगा, ये यहां से अपना गैमेट ओवम देगा, ओके। तो बुलबुल और बुलबुली कौन है? ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, हम लोग ऐसे ही पकड़ते हैं। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होगा तो इन लोगों का ये जो जेनेटिकल कंटेंट इट विल बी डिफरेंट, जेनेटिकल कंटेंट डिफरेंट होगा। उस पॉइंट पे हम लोग आएंगे, पहले ये देखते हैं। देखो कि ऑपोजिट दोनों सेक्स का
ऑपोजिट सेक्स का दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा। और ये गैमेट का जो फ्यूजन, इसको ये टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, दिस इज फर्टिलाइजेशन। सो हम लोग ये 3 नंबर पॉइंट पे लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज ऑब्वियस। फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तैयार होगा? सोचो कि एक स्पर्म था, एक ओवम था। फर्टिलाइजेशन के बाद जो तैयार हुआ ये है जाइगोट। वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग, नया ऑफस्प्रिंग कहां से बनेगा? इस जाइगोट्स डेवलप्स इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, अभी देखो नया ऑफस्प्रिंग का बात करेंगे। ये बुलबुल इसका स्पर्म दिया था, बुलबुल इसका ओवम दिया था। इससे लेकर फॉर एग्जांपल सोचो कि एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ। एक छोटा ऑफस्प्रिंग का हम लोग लिखते हैं कि छोटा सा एक ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ। ओके, ये छोटा सा जो ऑफस्प्रिंग, इसका नाम दे देते हैं हम लोग टुनटुनी फॉर एग्जांपल। तो टुनटुनी के अंदर देखो, टुनटुनी कहां से डेवलप की है? जाइगोट से। ये जाइगोट फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हैप्लॉइड है। इसके अंदर जो भी सेल है, इस सेल का जो जेनेटिकल कंटेंट है, उसका जो 2 सेट है, एक सेट आया इस बुलबुल से, एक सेट आया बुलबुली से। और आप सब लोगों को पता है कि क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होता है, जीन्स का बहुत सारे एलील्स होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो कि कई भी एक डिजीज का, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया का समझो कि ये कैरियर था, इसमें एक रिसेसिव जीन था, इसमें भी एक रिसेसिव जीन था। दोनों रिसेसिव एलील अभी ये टुनटुनी में ट्रांसफर हो गया, तो वो सिकल सेल एनीमिया का एक अफेक्टेड पेशेंट हो जाएगा, बल्कि उसका मदर और फादर दोनों ही अफेक्टेड नहीं था। ऐसा बहुत सारा नया कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका जो जेनेटिकल कंटेंट है ना, इट इज नॉट आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। ये जेनेटिकल कंटेंट डिफरेंट है। तो 4 नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिकल कंटेंट दैट इज डिफरेंट। ओके, ऑफस्प्रिंग genetical content, offspring's genetic content is different। अगर डिफरेंट जेनेटिक कंटेंट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा कुछ एडवांटेजेस मिलेगा कि न्यू कैरेक्टर्स का अपीयरेंस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस है तो इधर न्यू कैरेक्टर का अपीयरेंस होगा। न्यू कैरेक्टर का अपीयरेंस क्यों होगा? क्योंकि देखो इधर एम्फीमिक्सिस हुआ है। इसका जो न्यूक्लियस था जब जाइगोट में आया तब दोनों जेनेटिकल कंटेंट का पूरा मिक्सिंग हुआ है, इसमें एम्फीमिक्सिस होता है। तो इसका और एक कैरेक्टर ये है कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्फीमिक्सिस होता है जेनेटिकल कंटेंट का। तो अभी देखो इस एम्फीमिक्सिस के वजह से न्यू कैरेक्टर अपीयर कर सकता है। अगर न्यू कैरेक्टर अपीयर कर गया तो वेरिएशन आ सकता है। समझो इधर वेरिएशन आ गया। अगर वेरिएशन आ गया तो आप सब लोगों को पता है कि वेरिएशन इज वन ऑफ द की इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉजिंग इवोल्यूशन। मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को, हमारा बायोस्फीयर को इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। ओके, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन aids in evolution। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो फिर एक बार हम बताते हैं। सेक्स बोले तो मिलन, ये मिलन किसके अंदर होगा? फ्यूजन किसके अंदर होगा? दोनों इंडिविजुअल का होगा, ऐसा मस्ट नहीं है, लेकिन दोनों गैमेट का होगा, ये मस्ट है। तो दोनों गैमेट ऑपोजिट सेक्स का होगा। दोनों गैमेट सेम आदमी से आएगा तो नहीं होगा, मतलब दोनों ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑपोजिट सेक्स का पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो ये दोनों
ऑपोजिट सेक्स का दोनों पेरेंट्स से दोनों गैमेट आया, वो गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उस जाइगोट डेवलप करके नया ऑफस्प्रिंग बना, और फर्टिलाइजेशन के टाइम वो जो जेनेटिकल कंटेंट था, वो जेनेटिकल कंटेंट का एम्फीमिक्सिस हुआ, और एम्फीमिक्सिस होने के बाद क्या हुआ, नया कैरेक्टर्स आने का चांसेस है। तो नया कैरेक्टर्स आ गया, नया कैरेक्टर्स आ गया तो वेरिएशन हो सकता है। ओके, वेरिएशन हो सकता है, तो ये हम लोगों को इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। तो देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली इज बीइंग डन बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स, इसलिए इसको हम गैमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। समझा? ये देखो, मेनली इट इज बीइंग डन बाय गैमेट्स, इसलिए हम इसको गैमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, गैमेटोजेनिक इसको हम बोलेंगे। ओके, तो देखो अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कैरेक्टर देखा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर गुलो আমরা দেখলাম। देखो, these are the characteristics of sexual reproduction। अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर देखेंगे और कंपेयर करेंगे इसके साथ साथ। सेक्सुअल में जो था क्या हुआ सेक्सुअल में है, और अगर नहीं है तो उसकी जगह क्या है। ओके, तो चलो लेट अस स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो उधर सेक्स था, सेक्स बोले तो मिलन, मिलन बोले तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इज मस्ट। टू ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट फिजिकल भी हो सकता है और गैमेट डोनेशन में भी हो सकता है। गैमेट जिसका फ्यूजन होगा वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आना चाहिए था, वो भी ऑपोजिट सेक्स का, सेम सेक्स का होगा तो नहीं होगा। तो लेकिन इधर देखो, ए मींस एब्सेंट, क्या एब्सेंट है, सेक्स एब्सेंट है। सेक्स बोले तो फ्यूजन एब्सेंट है, मींस इधर कोई फ्यूजन म्यूशन का चक्कर नहीं है। समझा? इधर कोई मिलन टिलन का चक्कर नहीं है। तो इधर फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इज 1, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इज 1, ओनली 1 पेरेंट्स है। समझा? तो अगर 1 पेरेंट्स है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म का ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसका गैमेट प्रोडक्शन नहीं होगा। उसका गैमेट प्रोडक्शन हो सकता है कभी कभी, कुछ कुछ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का थोड़ा बहुत रोल भी है। समझा? तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, अगर गैमेट का बोले तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इधर विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट का रोल कुछ कुछ जगह होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है, मैक्सिमम जगह में नहीं होता है। ओके, तो इधर लिखेंगे विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। ओके, तो गैमेट का इधर रोल बहुत लिमिटेड है, तुम बोल सकते हो कि नहीं है। ओके, एकदम नहीं है ऐसा बोल सकते हो। तो अगर गैमेट का रोल होगा भी, गैमेट रहेगा भी, तो एक चीज नहीं रहेगा। क्या चीज नहीं रहेगा? एसेक्स रहेगा। इधर कोई सेक्स नहीं होगा। सेक्स बोले तो फ्यूजन, मिलन, कोई मिलन फिलन का चक्कर नहीं है। मतलब अगर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा भी तो ये सेक्स नहीं रहेगा, मतलब मिलन नहीं रहेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन इज टोटली एब्सेंट। तो ये 3 नंबर पॉइंट पे लिखो, फर्टिलाइजेशन इज टोटली एब्सेंट। ओके, फर्टिलाइजेशन इज टोटली एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट नहीं होगा तो जाइगोट नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखो, वो जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ था वो जाइगोट से हुआ था, लेकिन इधर कोई जाइगोट नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तब ये रिप्रोडक्शन होगा कैसे? 4th नंबर पॉइंट में लिखो, कुछ कुछ जगह क्या होता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक अलग यूनिट बना सकते हैं। जैसा देखो स्पोर, ये स्पोर से कभी कभी होता है, और ज्यादातर जगह क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाते। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए ये सोचो कि हमारा ये बॉडी है, ये हैंड्स है, अगर ये हमारा हैंड कट दिया हम लोग और हैंड से एक नया लिटिल मिद्दा बन गया तो वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ऐसा ह्यूमन में नहीं होता है, फिर भी हम बोला। ओके, कोई भी बॉडी पार्ट से इसका ऑर्गेनिज्म होता, इसका रिप्रोडक्शन होता है।
जैसा कुछ प्लांट्स है जिसका रूट से होता है, कुछ प्लांट्स है जिसका स्टेम से होता है, कुछ प्लांट्स है जिसका लिप से भी होता है, जैसा हमारे ब्रायोफिलम। कोई भी बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ओके, तो न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड, न्यू ऑर्गेनिज्म, और हम लोग बोल सकता है कि न्यू ऑफस्प्रिंग, और डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बोल सकता है, ऑफस्प्रिंग इज डेवलप्ड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ओके, तो देखो वो गैमेट, उसके बाद जाइगट वहां से डेवलप हो रहा था, गैमेट का उधर फ्यूजन हो रहा था, जिसलिए हम उसको गैमेटोजेनिक बोल रहा था, लेकिन इधर कोई गैमेट का चक्कर नहीं है। ओके, तो अगर गैमेट के इन्वॉल्वमेंट इधर नहीं रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि देखो ये एगैमेटोजेनिक है, एगैमेटोजेनिक। तब ये है क्या ना, बॉडी पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट में है इधर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सोमाटोजेनिक है। सोमा मीन्स बॉडी। ओके, ये सोमाटोजेनिक है। फिफ्थ पॉइंट देखो कि इधर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एग्जाम्पल पे लिखे थे कि बुलबुल था, बुलबुली था, लेकिन इधर जो होगा सब बुलबुल से ही होगा। समझा? सपोज कि दिस इज द पेरेंट, इसका एक जेनेटिकल कंटेंट है, इसका जेनेटिकल कंटेंट है, इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा छोटा वाला, इस ऑफस्प्रिंग का भी जो जेनेटिकल कंटेंट वो सेम होगा उसका पेरेंट जैसा, एकदम सेम होगा। इधर कोई मिक्सिंग फिक्सिंग का बात नहीं है। दिस इज अवे फ्रॉम मिक्सिंग। इधर कोई जेनेटिकल कंटेंट का मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई जेनेटिकल कंटेंट आ ही नहीं रहा है तो मिक्स किसके साथ करेगा? समझे? अगर दूसरा जेनेटिकल कंटेंट आएगा तब ना मिक्सिंग होगा, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो मिक्सिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या? देखो, इट इज अवे फ्रॉम मिक्सिंग। हम इसको बोल सकते हैं इट इज एपोमिक्सिस। ये एम्फीमिक्सिस नहीं है, इट इज एपोमिक्सिस। एपो मीन्स अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। इधर कोई मिक्सिंग फिक्सिंग का चक्कर नहीं है। तो समझ सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, सोचो कि ये पेरेंट था, इसका ऑफस्प्रिंग ये बना, दोनों ऑफस्प्रिंग बना। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ऑफस्प्रिंग, इसका जेनेटिकल कंटेंट एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ इस दोनों का जेनेटिकल कंटेंट सेम होगा ऐसा नहीं, वो एकदम आइडेंटिकल होगा उसका पेरेंट से भी। मतलब ये तीन, ये पेरेंट, ये जितना सारा ऑफस्प्रिंग, इन सब का जेनेटिकल कंटेंट एकदम सेम होगा। और अगर जेनेटिकल कंटेंट सेम होगा तो उसका मॉर्फोलॉजी, जो कैरेक्टर्स, आउटर कैरेक्टर्स, वो भी सेम होगा। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, दिस विल बी जेनेटिकली and morphologically identical to each other and also to its parent। इसके साथ सेम होगा। ऐसा अगर दोनों ऑर्गेनिज्म हमको मिले कि जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल दोनों ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं क्लोन। मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का तैयारी होगा, समझा? तो इधर कोई एम्फीमिक्सिस नहीं है, जेनेटिकल कंटेंट का कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। तो 6 नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू कैरेक्टर का चांसेस बहुत कम है। मतलब इधर वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट विल नॉट हेल्प अस इन इवोल्यूशन, डू नॉट एड इन इवोल्यूशन। ओके, ये हमको इवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसका है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उन लोगों का प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, प्राइमरी
form of reproduction of single celled organism जैसा हम लोग अगर बात करेंगे मोनेरा का, हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा का, हम लोग अगर बात करेंगे बैक्टीरिया का, इन सब का जो रिप्रोडक्टिव मेथड, प्राइमरी मेथड वो एसेक्सुअल है। ये फंगी पे भी हो सकता है, एनिमल पे भी हो सकता है, प्लांट्स पे भी हो सकता है, लेकिन सबका नहीं होगा जिन लोगों का रिलेटिवली लोअर ऑर्गेनाइजेशन होता है। लोअर फंगी, जो लोअर एल्गी, लोअर प्लांट्स होता है, उन लोगों का भी हो सकता है, ठीक है, विथ लोअर ऑर्गेनाइजेशन, विथ लोअर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुआ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड्स, मोड्स बोले तो टाइप्स, বিভিন্ন ধরনের প্রকার দেখব আমরা asexual reproduction এর। ओके, लेट अस सी। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ asexual reproduction का मोड्स, বিভিন্ন ধরনের asexual reproduction সম্পর্কে আমরা পড়ব। ओके, and the first and basic modes, the most simple mode is cell division। ओके, चलो हम लोग हेडिंग करते हैं, modes of asexual reproduction। modes of asexual reproduction, इसका बहुत सारे मोड्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसा देखो, एक पढ़ेंगे सेल डिविजन, एक पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन एंड डिजेनरेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग बर्डिंग, एक पढ़ेंगे स्पोरुलेशन। बेसिकली हमारा नीट सिलेबस में ये 4 टाइप्स है, ये 4 टाइप्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले चलो सेल डिवीजन देखते हैं। ओके, सेल डिवीजन, इसको हम रिप्रोडक्शन का मोड क्यों सोचेंगे, और इसको हम रिप्रोडक्शन का मोड तभी सोचेंगे जब बात आएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जब बात आते हैं, समझा। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा देखो प्रोटिस्टा, ओके, जैसा देखो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर जो एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी, फंगी, इन सब केस में देखो सेल डिवीजन इज इटसेल्फ वन रिप्रोडक्टिव प्रोसीड्यूर। इसमें ये सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है। तो इसमें इन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होगा वो इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेल डिवीजन में ये यूनिसेलुलर है ना, सोचो एक सेल था फॉर एग्जांपल, यहां से दोनों सेल बना, इसमें दोनों काम हो गया। देखो सेल डिवीजन तो हो गया, लेकिन सेल डिवीजन के साथ साथ एक नया ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ा, पहले 1 था अभी 2 हो गया। तो इधर ये सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस टर्म है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सेल डिवीजन को हम लोग दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बाइनरी फिशन और एक है मल्टीपल फिशन। Okay, binary fission means when one cell divides into 2, एक सेल 2 में डिवाइड होगा। कैसे होगा डिवाइड, इसका प्रोसीड्यूर देखो, बहुत ही सिंपल। ये न्यूक्लियस है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद एक सेल में दोनों न्यूक्लियस बनेगा। उसका नेक्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस होगा,
ये साइटोप्लाज्म यहां से डिवाइड कर जाएगा और दोनों सेल बन जाएगा। दिस इज बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन बोले तो इधर एक सेल था, समझो उसका न्यूक्लियस एक ही है, कैरियोकाइनेसिस होगा, देखो इधर हम क्या लिखे थे, एक बार कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस लिखे थे, लेकिन इधर थोड़ा सा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब इधर एक बार दो ठो न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद ही साइटोकाइनेसिस हो गया था, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा, इधर थोड़ा सा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस सेल के अंदर जमा होगा, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है। उसके बाद जैसा होता है साइटोकाइनेसिस होगा, हर एक न्यूक्लियस के आसपास में ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन तैयार होगा और ये सब चीज एक एक न्यूक्लियस तब एक एक सेल बन जाएगा। ओके, तो अभी यहां से बहुत सारे छोटा छोटा सेल हो जाएगा। Now there will be cytokinesis. So this is multiple fission and this is binary fission. ये चैप्टर में हम लोगों को याद जो बेसिकली करना है, ये तो बेसिक्स है, हम सब लोगों को पता है, मेनली हम लोगों को एग्जांपल्स याद करना है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फिशंस का एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फिर हम मल्टीपल फिशन के एग्जांपल्स देखेंगे। देखो बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम आपको एक थोड़ा सा छोटा वाला इंटरेस्टिंग नहीं, नॉट इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे। बाइनरी फिशन का बात सोचो, सोचो कि ये मदर है, एक पेरेंट सेल है, अभी डिवाइड करके ये दोनों हो गया। अगर तुमको पूछा जाए कि ये जो पेरेंट है ये ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट कभी इसका ऑफस्प्रिंग को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये पेरेंट ही है जो डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग बना रहा है। तो अपना बच्चा के साथ इस पेरेंट का कोई मुलाकात नहीं होगा। अगर रिवर्स से पूछा जाए तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, क्या ये कभी अपना पेरेंट्स का मुंह देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका पेरेंट सेल्फ को डिस्ट्रक्ट करके डिवाइड करके ही इसको बनाया। सो देखो, अगर इथिकल इश्यूज से, इथिकल एंगल से देखा जाए तो ये बहुत ही निर्मम है कि मां अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकेगा, बच्चों अपने मां को कभी नहीं देख सकेगा, क्योंकि देखो ये डिवाइड होके दोनों ऑफस्प्रिंग बन गया है। इसलिए और एक कहावत भी है कि देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल डेथ होता है, लेकिन कहा जाते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज नो नेचुरल डेथ। इन लोगों का कोई नेचुरल डेथ नहीं है। किसे डेथ होगा? देखो जब इसका मरने का टाइम होता है तब ये डिवाइड होके दोनों सेल बना देते हैं, तो इसका नेचुरल डेथ कैसे होगा? এর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না, কারণ যখন এর মরার টাইম হলো তখনই দেখো ये ভাগ হয়ে দুটো অফস্প্রিং তৈরি করলো। এই অফস্প্রিং, এই বাচ্চারা কোনোদিন ওর মাকে দেখতে পাবে না, এই মা কোনোদিন ওর বাচ্চাকে দেখতে পাবে না। दैट्स व्हाई शायर क्या बोल रहा है, देखो शायर बोल रहा है कि ये जो कहानी है, ये जो सेल रिप्रोडक्टिव प्रोसीड्योर है, ये पाप है। ये दिस इज वन टाइप ऑफ सीन। सीन को हमारा बांग्ला में और हिंदी में भी शायद पाप बुलाए जाते हैं। ये पाप है, लेकिन ये पाप होता क्यों है? क्योंकि भूख है, रिप्रोडक्शन का भूख। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो ऑर्गेनिज्म, उसके पास वेज एक ही है, तो उसका जो स्पीसीज का कंटिन्यूटी वो धरती में नहीं रहेगा और বংশের প্রদীপ জ্বালানোর মতো লোক থাকবে না। রিপ্রোডাকশন করার যে ভোগ, খিদা, এটার জন্য একে এই পাপটা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। হি ইজ অবলাইজড টু ডু দিস।
बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ हिज ओन स्पीसीज। अगर ये नहीं करेगा तो इसका अपना स्पीसीज का कंटिन्यूटी इस धरती में, इस बायोस्फीयर में नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये भूख पाप है, VUCPAP। ये लाइन को याद रखो, ये भूख पाप बाइनरी फिशन के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग। ये भूख पाप से हम लोग हर एक एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बाइनरी फिशन का, उसका नाम याद रख सकता है। देखो पहले V से लिखो वर्टिसेला, फिर U से लिखो यूग्लिना, फिर C से लिखो सेराटियम, फिर P से लिखो पैरामीशियम, फिर A से लिखो अमोबा, फिर P से लिखो प्लानेरिया। ये सारा एग्जाम्पल्स है बाइनरी फिशन का। इस बार देखो बाइनरी फिशन होता कैसे है। समझो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेल है, इसको हम इक्वली दोनों साइड में भाग कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। देखो ये वर्टिकली इसको डिवाइड कर सकता है, ये वर्टिकली डिवाइड कर दिया हम लोग, बांग्लाয় হবে দৈর্ঘ্য বরাবর भाग করলাম আমরা। अगर इसको वर्टिकली डिवाइड किया तो इसको हम बोलेंगे, इसका लेंथ वाइज अगर डिवाइड किया, लेंथ वाइज, इसका लेंथ ये बड़ा वाला लेंथ होता है, ये वाला वाइड होता है, ओके। ये लेंथ वाइज अगर हम इसको डिवाइड किए तो इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ओके। अगर इसको हम, इसका जो वाइड है बांग्लाয় बोले प्रस्थ बराबर यदि भाग करी, इसका वाइड इधर अगर हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड किया जाए, ये भी हो सकता है, ओके। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अगर देखो इसको इस तरीके में भी हम डिवाइड कर सकता है, ये ऑब्लिक क्रॉस करके डिवाइड कर सकता है, ये ऑब्लिक बाइनरी फिशन है, दिस इज ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ओके। और देखो अगर किसी रूल्स ना माने, हम लोग कोनो रूल्स मानছি না, যেদিক দিয়ে মন হচ্ছে সেদিক দিয়ে ডিভাইড করছি, we are not following any rules, we are just following our intention, from which angle, from which direction we are intending to divide it, we are dividing it, okay। suppose कि ये ऐसा था, for example इसको इधर 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 किसी भी एंगल से डिवाइड कर दिया, तब हम इसको बोलेंगे irregular binary fission और simple binary fission। इसको हम बोलेंगे simple और irregular binary fission। अभी देखो इस चार कैटेगरी में हम इन लोगों को डिवाइड करेंगे। ये भूख पाप को याद रखो। अगर ये V और U को बोला तुमको कि भाई दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, बोलो देखो इसको, ये इसका लेंथ वाइज अगर डिवाइड किया जाए V एंड U को, तो ये इक्वली दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि देखो V और U मतलब वर्टिसेला एंड यूग्लिना इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे V एंड U, V एंड U, वर्टिसेला एंड यूग्लिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये देखो दोनों P जो है बांग्ला में याद रखना बहुत आसान है, प्रस्थ बराबर माने अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। এই যে দুটো P আছে, এই দুটো P প্রস্থ বরাবর হবে। तो ट्रांसफर बाइनरी फिशन में दोनों P है, ओके। मतलब पैरामीशियम और प्लानेरिया, इन दोनों का ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा। एमीबा, एमीबा एमनी विभाजित हो जाए, ऐसा ही हो जाएगा उसका। एमीबा का स्ट्रक्चर से तुम लोगों को पता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर उसका नहीं है, ये अमीबा है, इधर से इधर से इधर से इधर से किसी भी जगह से तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, वो ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल है उसका डिवाइड करना।
বাংলা में बोले तो এমনি उसका ডিভাইড হয়ে যাবে বুঝেছো তো सिंपल बाइनरी फिशन এটা एमिवर হয় और बचा हुआ है सी सी मींस क्रॉस करके डिवाइड करेंगे हम लोग ये ऑब्लिक में आएगा ऑब्लिक बाइनरी फिशन में सी आएगा सी बोले तो सेराटियम okay so these are the basics of binary fission subscribe now and press the bell icon never miss an update